ओके जी, फॉर्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं एक बड़े छोटे से इंट्रोडक्शन से, जो कि सिर्फ इतने पे ख़त्म हो जाएगा कि मेरा नाम आमिर है। और जो बाकी डिटेल्स हैं इंशाल्लाह, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा पास्ट के अंदर और जो मैं अभी कर रहा हूँ इंशाल्लाह उसके मुतालिक हम लोग डिटेल से बात करेंगे, लेकिन एट द एंड। और उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस सेशन के इख्तिताम के ऊपर। ये जो तकरीबन हमारा 1 घंटे का वेबिनार चलेगा। ओके जी, अभी जो हमारा वेबिनार है उसके बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हम बेसिक जो गेम डिज़ाइन है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा देखें, उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करें और उसकी जो स्टैंडिंग है और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और सेकंड जो पार्ट है वो ये है कि जो हमारी एक्चुअल ट्रेनिंग है, जिसके बारे में तोकीर ने आपको डिटेल से बताया है कि ये 4 दिन की होगी और इसके अंदर मजीद डिटेल्स उसके क्या जो मॉड्यूल्स हैं वो हम कवर करेंगे, किस किस तरीके से चीज़ें हो रही होंगी, तो इंशाल्लाह उसके मुतालिक हम डिटेल से बात करेंगे। तोकीर हमारा तकरीबन 1 घंटे का वेबिनार है, तो प्लीज़ आप मुझे इंटरप्ट कीजिएगा आफ्टर 40 मिनट्स के जो लास्ट के 20 मिनट हैं उसके अंदर पर्टिकुलरली हमें बात करनी है ट्रेनिंग डिटेल्स के ऊपर। ठीक है, तो आप प्लीज़ जब 40 मिनट गुजर जाएं तो मुझे प्लीज़ इंटरप्ट कीजिएगा। ओके, सो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जो है जिसको मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा डिस्कस करें, पर्टिकुलरली जो गेम डेवलपमेंट है पाकिस्तान के अंदर। हमारे पास जो गेम डेवलपमेंट का सिचुएशन है दैट इज़ नॉट बैड। और हमारे पास पाकिस्तान लेवल पे बहुत सारे गेमिंग हाउसेस हैं जो कि गेम डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो गेम्स बनाते हैं और एक बहुत सारा जो रेवेन्यू है वो भी ये जो गेमिंग कंपनीज हैं हमारी ये जनरेट करती हैं। बीच में तकरीबन 2 साल पहले गूगल के ने जब अपने एल्गोरिदम्स को चेंज किया था, एट दैट टाइम वी फेस्ड वेरी सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, और उस वक्त जो हमारी गेमिंग इंडस्ट्री थी वो काफ़ी ज़रा ज़ोर से हिली थी, बट लेटर ऑन वो अभी दोबारा काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो चुकी है और अभी जो मज़ीद ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ ये जाएगी। अब ये बात जो मैं कर रहा हूँ कि ये मज़ीद ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, उसके पीछे रीज़न ये है कि कुछ दिन पहले हमारी एक मीटिंग हुई पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ, और वहाँ पे एक नया डिस्कशन ये शुरू हुआ है कि ई गेमिंग को पाकिस्तान के अंदर फॉर्मली एक फेडरेशन के दर्जे के तौर पे लेके आया जाए। और जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने स्पेसिफिकली इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट शो किया है और उन्होंने स्पोर्ट्स बोर्ड को ये रिक्वेस्ट किया है कि आप प्लीज़ ई गेमिंग के ऊपर काम करें और इसकी डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट और गेम को एज अ स्पोर्ट हम जितना इसको स्ट्रॉन्ग कर सकें, हम इसकी इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करें। तो जो गेम डेवलपमेंट है वो हमारे पास पाकिस्तान में एक फिलहाल काफ़ी हद तक स्टेबल है और मज़ीद और ज़्यादा स्टेबल होने जा रही है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अहम सवाल पैदा होता है वो ये है, हम क्वांटिटी वाइज तो चीज़ों को डेवलप करते हैं, बट व्हाट अबाउट द क्वालिटी? नए गेम डिज़ाइंस किधर हैं, नए आइडियाज़ किधर हैं? तो अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो आप में से काफ़ी लोग मुझे तोकीर बता रहे थे कि इंडस्ट्री से हैं, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हमारे पास जो बड़े टाइटल्स हैं, पीसी गेम्स हैं, उनकी डेवलपमेंट 5 to 7% से ऊपर नहीं है पूरी पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर। और जो बाकी 90 to 95%, 93% आपके पास इंडस्ट्री है, वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट करती है मोबाइल गेम्स को, और मोबाइल गेम्स के अंदर भी स्पेसिफिकली वो टारगेट करते हैं जो छापा गेम्स हैं उनको। मैं इस टर्म के लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन एक्चुअली यही हो रहा है। ठीक है, कोई भी नया आइडिया उसके ऊपर काम नहीं होता, कोई भी जो न्यू गेम डिज़ाइन है उस पर काम नहीं होता। अब इसके पीछे भी कुछ वजूहात हैं
इंशाल्लाह अभी हम थोड़ा आगे जाके उनके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले कि हम गेम डिजाइन की तरफ जाएं, कुछ इंतहाई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट अ गेम। सो अगर हम जनरली गेम की बात करें तो वी नो दैट कि गेम का पर्पस क्या होता है। गेम में लोग ये प्रेफर करते हैं कि या गेम को खेलने का मकसद ये होता है कि वो इंटरटेन हो और वो एक जो अपना टाइम है उसको इंजॉयमेंट में स्पेंड करें। तो जनरली हमारे पास जो गेमिंग है उसका जो एडिक्शन फैक्टर है जिसकी वजह से गेमिंग खेला जाता है, वो गेमिंग आपकी इंजॉयमेंट है। अब ये जो इंजॉयमेंट है, इस इंजॉयमेंट के पीछे कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि जब आप खुश होंगे तो आप इंजॉय करेंगे। तो जो इंजॉयमेंट का फैक्टर है, जो अम्यूजमेंट का फैक्टर है, उसके पीछे बहुत सारे और एस्पेक्ट भी आपके पास शामिल हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा हॉरर मूवीज देखता है, तो हॉरर मूवीज के अंदर अगर उसको कोई हॉरर जोनरा का गेम मिलेगा तो प्लेयर विल एंजॉय दैट गेम। ठीक है। अगर कोई स्ट्रेटेजी किस्म का मिस्ट्रीज को सॉल्व करना पसंद करता है तो उसको अगर कोई स्ट्रेटेजी या मिस्ट्री का जोनरा मिलेगा वो उसको एंजॉय करेगा। अगर कोई वॉर गेम या सोल्जर गेम्स को एंजॉय करता है तो वो उस तरह की गेम्स को प्रेफर करेगा। तो जो इंटरटेनमेंट का फैक्टर है उसके पीछे कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि हम ये कहें कि अगर एक गेम बहुत अच्छी है या अब वो आप बहुत ज्यादा उसमें पॉजिटिव इमोशन की तरफ जाते हैं तो आप इंजॉय करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। समटाइम जो नेगेटिव इमोशन गेम के अंदर जनरेट होता है वो भी आपको इंटरटेनमेंट की तरफ, अम्यूजमेंट की तरफ लेके आता है। लेकिन एक गेम के अंदर जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंटरटेनमेंट ही फैक्टर हो। इंटरटेनमेंट के लिए अक्सर औकात जो खिलौने हैं बच्चे उनके साथ खेलना पसंद करते हैं, पजल्स के साथ खेला जाता है। तो अगर हम खिलौनों की या पजल्स की बात करें तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि जब अगर आप किसी बच्चे को थोड़ा ऑब्जर्व करें जब वो खिलौनों के साथ खेल रहा होता है ना, तो देयर इज वेरी सिंपल थिंग। वो ये है कि जो खिलौने हैं उनके अंदर ना तो कोई रूल है ना ही कोई गोल है। तो गोल और रूल्स दोनों आपको इस गेम के अंदर नहीं मिलेंगे। बट ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट द पजल्स, तो पजल्स के अंदर गोल तो क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर रूबिक क्यूब है तो वी नो दैट द गोल इज टू सेट ऑल द सेम कलर साइड्स इन सच अ वे कि वो तमाम पैटर्न्स सेम हो जाएं, तमाम साइड्स यूनी कलर हो जाएं। ठीक है। तो गोल इज वेरी क्लियर इन केस ऑफ पजल्स। लेकिन पजल्स के अंदर कोई रूल नहीं है। आप पजल को यू आर ओपन टू सॉल्व द पजल बाय एनी वे। ठीक है। तो कोई भी ऐसा, लेकिन अगर हम चीज नोट करें तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन दोनों एक्टिविटीज के अंदर, चाहे आप एक खिलौने से खेलते हैं या चाहे आप पजल से खेलते हैं, दोनों केसेस के अंदर आप इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उस इंजॉयमेंट के अंदर कहीं रूल मिस है या कहीं पे गोल मिस है। तो कोई भी गेम अगर आप देखते हैं, एंड डोंट फॉरगेट I am not particularly talking about the e-games या video games. I am generally discussing the nature of a game. ठीक है। तो जब आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक गेम के अंदर ये चार एस्पेक्ट होना जरूरी है, जिनमें से दो के ऊपर बड़ी क्लियरली बात हुई। एक गेम के अंदर गोल का होना जरूरी है, एक गेम के अंदर रूल्स का होना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद एक गेम के अंदर प्लेयर का एक्टिवली इन्वॉल्व होना जरूरी है। मतलब प्ले एक्टिविटी होनी चाहिए, प्लेयर खुद उसके अंदर एंगेज हो। फॉर एग्जांपल अगर ऑडियंस सपोज एक क्रिकेट मैच हो रहा है, आजकल वैसे भी पीएसएल चल रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, मैं बैठा हूं ऑडियंस के अंदर एंड द गेम इज गोइंग ऑन। ठीक है, चौके लग रहे हैं, छक्के लग रहे हैं, बट आई एम नॉट द पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है। तो मैं एक्चुअली, तो वो मेरे लिए वो गेम उस तरह से नहीं है क्योंकि मैं उस गेम का एक्चुअली हिस्सा नहीं हूं। ठीक है। मैं उसको इंजॉय जरूर कर रहा हूं, मैं इसको देख जरूर रहा हूं,
मुझे उसके गोल और रूल सारे नजर आ रहे हैं, मैं उनको देख भी सकता हूँ, मुझे सब स्टैट्स भी मिल रहे हैं, बट दैट इज नॉट अ गेम फॉर मी। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ एज एन ऑडियंस वहां पे बैठा हूं। और यही जो खेलने का एस्पेक्ट है, प्ले एक्टिविटी का एस्पेक्ट है, इसको भी प्रिटेंडेड रियलिटी के साथ हम लिंक कर सकते हैं। कि आप अगर सपोज फुटबॉल की बात करते हैं, फिजिकल गेम्स की पहले बात कर लेते हैं, तो अगर आप नॉपली खेल रहे हैं तो उसके अंदर आपकी प्रिटेंडेड रियलिटी क्या है? आप उसके अंदर एक बिजनेसमैन की शक्ल में बैठे हैं, एक बिजनेस टाइकून की शक्ल में बैठे हैं, एंड यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, and in those limited resources you have to play in such a way to get the game। ठीक है, और उसके लिए आपके पास गोल है कि आप किसी को बैंकरप्ट करें, या आप प्रॉपर्टीज को मैक्सिमाइज करें, या आप किसी भी और तरीके से जो कि गेम के मोनोपोली के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली आप उसको अचीव करें, और उसके लिए क्लियरली रूल सेट आपके पास गिवन होता है। ठीक, तो ये जो जनरल हम एक गेम की नेचर देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली अप्लाई होता है वीडियो गेम्स के ऊपर भी। तो जब आप एज अ गेम डिजाइनर किसी भी गेम को डिजाइन करने के लिए बैठें, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके अंदर ये चार एस्पेक्ट होने चाहिए। उसके अंदर प्ले एक्टिविटी होनी चाहिए, उसके अंदर प्रिटेंडेड रियलिटी का पार्ट होना चाहिए, उसके अंदर क्लियर गोल्स होने चाहिए, और उसके अपने रूल्स होने चाहिए। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो जो असेंशियल एलिमेंट्स हैं ऑफ अ गेम, ये चार पॉइंट्स के ऊपर अभी डिटेल से बात हुई कि वो उसके अंदर प्ले का फैक्टर हो, प्रिटेंडेड रियलिटीज हो, गोल्स हो, ठीक है, और उसके अंदर रूल्स हो। ठीक है, तो इसको मैं स्किप करता हूं, अब थोड़ा सा आगे मजीद चलते हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसी चीजें जो कि एक्चुअली आपको इंटरटेनमेंट तो दे रही हैं, बट दीज आर नॉट द गेम। फॉर एग्जाम्पल, आपका कंपटीशन है, ठीक है, आपका कंफ्लिक्ट है, आपकी इंटरटेनमेंट है या फन है, तो ये एग्जैक्ट गेम की डेफिनेशन इनके कॉम्बिनेशन से क्रिएट नहीं होती। गेम को अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर ये चार एस्पेक्ट होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप फन की बात करते हैं, आप उसके अंदर कंफ्लिक्ट की बात करते हैं, ठीक है, उसके अंदर कंपटीशन की बात करते हैं, तो ये एक एडिटिव एस्पेक्ट से पार्ट हो सकता है गेम का, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन को आप गेम नहीं कह सकते। अगर आपकी गेम के अंदर कंफ्लिक्ट भी है, एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन गोल नहीं है, तो आप सारा कुछ करते रहेंगे, बट when you are going to know the game is end, who is winning the game or who is losing the game, without the goals we cannot identify। ठीक है, और जो रूल्स हैं वही उस तमाम गेम की एक्टिविटीज जो होती हैं उनको लिमिट करता है। तो अगर अब हम थोड़ा सा आगे चलें और गेम डिजाइन की बात करें, तो व्हाट इज गेम डिजाइन? तो गेम डिजाइन की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो ये है, द गेम डिजाइन इज द आर्ट ऑफ अप्लाइंग डिजाइन एंड एस्थेटिक्स टू क्रिएट अ गेम। ठीक है, डेवलप, अगर मैं इसको सिंपल अल्फाज में बात करूं, गेम का डेवलपमेंट में जाने से पहले हम गेम को जितना डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड गेम डिजाइन। ठीक है, और खाली फिर गेम डिजाइन के अंदर जो काफी सारे चैलेंजेस हैं, और जो बहुत सारी क्यूरीज जनरेट होती हैं पर्टिकुलरली गेम डिजाइनर्स को, जिनकी वैसे ही पाकिस्तान के अंदर काउंट बहुत कम है, कि अब गेम डिजाइन करना चाह रहे हैं तो गेम का डिजाइन शुरू कहां से होगा? क्या सबसे पहले आप कैरेक्टर डिजाइन करेंगे, या स्टोरी डिजाइन करेंगे, या आप जो गेम का वर्ड है जिसके अंदर पूरे का पूरा गेम खेला जाएगा, आप उस वर्ड को डिजाइन करेंगे? अब किस चीज को एक्चुअली डिजाइन करने जा रहे हैं? ठीक है, तो इसके ऊपर इसी तरह से आपके गेम्स के रूल्स क्या होंगे, उसकी स्टोरी क्या होगी, उसके अंदर प्लेयर का रोल क्या होगा, तो ये बहुत सारे जो एस्पेक्ट हैं जिनको फॉर्मली हम आगे इंशाल्लाह भी देखेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आप गेम की डेवलपमेंट से पहले उनको शुरू करते हैं और उनको डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गेम डिजाइन को गेम आर्ट के साथ मिक्स किया जाता है। ठीक है, और अगर कभी आप जॉब सर्च भी करें, तो आप गेम डिजाइनर की जॉब सर्च करेंगे तो आपको आगे से जो
क्यूरी का रिजल्ट मिल रहा होगा, वो गेम आर्ट की जॉब्स आपको मिल रही होंगी। ठीक है, तो इट शुड बी क्वाइट क्लियर, गेम डिजाइन इज नॉट गेम आर्ट एंड गेम आर्ट इज नॉट गेम डिजाइन। गेम डिजाइन एक गेम का सारे का सारा उसका कॉन्सेप्ट है, उसके करेक्टर डिजाइनिंग है, उसकी स्टोरी बोर्डिंग है। ठीक है, उसको आप किस तरह से रूल्स जनरेट करते हैं वो है, उसके गोल्स क्या हैं, ये तमाम गेम डिजाइन है। उसका इंटरनल इकोनॉमी क्या है, उसके कोर मैकेनिक्स क्या हैं, ये तमाम आपके गेम डिजाइन का हिस्सा है। और गेम आर्ट सिर्फ वो हिस्सा है जब आप गेम खेलते हैं तो जो आपको दिख रहा होता है, चाहे वो बटन है, चाहे वो करेक्टर है, चाहे वो वर्ड है, वो तमाम गेम आर्ट में आता है। चाहे वो 2D हो या 3D हो, वो आपके गेम आर्ट का हिस्सा है। तो दैट इज नॉट गेम डिजाइन। सो यहाँ पे ये बात इसलिए क्लियर करना जरूरी है कि आप में से वो लोग जो कि ये समझ के यहाँ पे बैठे हैं कि जो गेम डिजाइन की ये जो आगे ट्रेनिंग शुरू होने वाली है उसमें आपको आर्ट सिखाया जाएगा या आपको फोटोशॉप सिखाया जाएगा या यूआई बनानी सिखाई जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपको पर्टिकुलरली आपको गेम डिजाइन सिखाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कोट्स हैं, लेकिन पर्टिकुलरली आखिरी जो दो कोट्स हैं इनके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। अ गेम डिजाइनर इज समवन हु डिजाइन्स protects to make people projects to make people happy. So the very core concept entertainment। ठीक है, तो आपकी गेम के अंदर इंटरटेनमेंट एस्पेक्ट होना चाहिए। और इसके ऊपर मैंने बड़ा क्लियरली बात की है कि जरूरी नहीं कि इंटरटेनमेंट का मतलब यह है कि आप पॉजिटिव फील के अंदर ही जाएं। समटाइम आप एक नेगेटिव इमोशन या नेगेटिव फील के अंदर भी वो इंटरटेनमेंट क्रिएट करते हैं। गेम डिजाइन इजंट just a technological craft. It is a 21st century way of thinking and leading। ठीक है, तो अगर आप में से कुछ लोगों को आइडिया है तो गेमिंग की दो बेसिक कैटेगरीज हैं। एक आपकी इंटरटेनमेंट गेम्स होती हैं और एक आपकी सीरियस गेम्स होती हैं। सीरियस गेम्स के अंदर ऐसी तमाम गेम्स शामिल हैं जिनको आप लर्निंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, आप उसको इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं, तो वो तमाम आपकी, या आप सिमुलेशंस के लिए यूज करते हैं, तो वो तमाम सीरियस गेम्स का हिस्सा है। तो गेम जो है वो गेमिंग सिर्फ इस तरह से नहीं है कि आप खाली लोगों को इंटरटेनमेंट के लिए दे रहे हैं। गेम्स एक्चुअली एक लर्निंग पर्पस के लिए भी यूज होता है। मैं अपनी पीएचडी के दौरान अभी जिस ग्रुप के साथ काम कर रहा हूँ, उनका टारगेट ये है कि ऐसे इंडिविजुअल जिनकी डिसलेक्सिक लर्निंग, डिसलेक्सिया के वो में सफ़र कर रहे हैं, उनकी लर्निंग एबिलिटी को वाया इमर्सिव टेक्नोलॉजीज एआर और वीआर के थ्रू हम गेमिंग के को यूज करते हुए इंप्रूव करें। ठीक है, तो जो सीरियस गेम्स हैं वो एक्चुअली एक बड़ा सीरियस जोनरा है जिसके तरफ अब एकेडेमिया, आपकी लर्निंग और आपकी जो सिमुलेशन इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुकी है। वीडियो गेम foster the mindset that allows creativity to grow। और सेकंड कोट भी मैं पढ़ता हूं साथ, और उसके बाद इसको इकट्ठा ही इसको डिस्कस करेंगे। रियलिटी इज ब्रोकन, गेम डिजाइनर्स कैन फिक्स इट। ये इतनी दो पावरफुल कोट्स हैं जो कि एक्चुअली एक गेम डिजाइनर की वर्थ को क्लियर करते हैं। गेम में मुझे गेम्स इसलिए भी बड़ी अच्छी लगती हैं कि द थिंग्स यू कैन नॉट डू इन द रियल वर्ल्ड, यू कैन डू इट इन द इमेजिनरी वर्ल्ड और द वर्चुअल वर्ल्ड। ठीक है, आप आजकल के वायरल गेम्स को देखें, पबजी देखें, ठीक है, फोर्टनाइट देखें, ठीक है, और आप इस तरह की जितने जोनरास हैं उनको देखें, तो यू विल फाइंड कि जो बड़ा एक इम्पोर्टेंट एडिक्शन फैक्टर है वो यही है कि जो लोग अपनी रियलिटी के अंदर नहीं कर सकते वो एक्चुअली गेम के अंदर हो सकता है। और एज अ गेम डिजाइनर अगर आप थोड़ा सा देखें तो आप हैरान होंगे कि यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। मुझे
जो मूवीज के अंदर सबसे ज्यादा जिस मूवी ने सरप्राइज किया था जेम्स कैमरॉन की, वो अवतार मूवी थी। और आज से 10-12 साल पहले जब अवतार मैंने वेरी फर्स्ट टाइम देखी थी, तो ट्रस्ट मी, आई वॉज कंप्लीटली शॉक। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि एक आबशार हवा में तैरती हुई हो सकती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक पूरा अलग प्लेनेट सिस्टम हो सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक मूवी के अंदर ही ह्यूमन कम्युनिकेशन, ह्यूमन इंटरेक्शन सिस्टम को एक नए तरीके से देखा जा सकता है। एक वो जो फील थी कि शायद एक एक बंदा जो, जस्ट इमेजिन कि आई शुडंट से दिस, कि सपोज फॉर इंस्टेंस यू कैन नॉट रन, ठीक है, और आप जस्ट इमेजिन के इस फील को एक्सपीरियंस करने के लिए कि आपकी टांगें बंधी हुई हैं एंड यू जस्ट हैव टू रन एंड यू कैन फील दैट इमोशन, जस्ट ट्राई टू फील इट। और जब आप उस चीज को देखेंगे तो यू विल बी कंप्लीटली शॉक कि उस इमोशन के बाद आप वो जो चीज क्रिएट की गई थी, दैट वाज वंडरफुल। सिमिलरली गेमिंग के अंदर भी यू कैन क्रिएट एनीथिंग यू वांट, एंड दिस इज दी ब्यूटी जो कि गेम डिजाइनिंग के अंदर। और अनफॉर्चुनेटली जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो 80% गेम्स का छापा लगता है वो इस वजह से लगता है क्योंकि मैंने इंडस्ट्री में देखा है कि गेम डेवलपर्स, आप इंडस्ट्री में जाएं, एक से एक बढ़ के आपको गेम डेवलपर मिलेगा। आप इंडस्ट्री में जाएं, आपको एक से एक बढ़कर आपको गेम आर्टिस्ट मिलेगा, मॉडलर मिलेगा, ठीक है, आर्टिस्ट मिलेगा, लेकिन आपको जो चीज नहीं मिलेगी वो गेम डिजाइनर नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये एक कंप्लीटली क्रिएटिव प्रोसेस है। इसके पीछे एक और रीजन भी है क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि रिस्क होने की वजह से हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो न्यू आइडियाज के ऊपर काम ना करें। मूवीज के अंदर इन्वेस्टमेंट और गेम डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल इक्वल हो चुकी है, बल्कि आप ये कहें कि गेम डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। क्यों? एक बंदा जो पहले मूवी प्रोड्यूस करता था मिलियंस डॉलर लगा के, ठीक है, और उसके अंदर सक्सेस के चांसेस सिर्फ 3 to 5% होते थे, और अगर तो वो हिट हो गई मूवी तो यू नो दैट कि वो कितना बिजनेस जनरेट करेगी, लेकिन अगर वो पिट गई तो वो कुछ भी जनरेट नहीं करेगी। गेम डेवलपमेंट के अंदर भी सेम रिस्क है, इतना ही सेम रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन गेम डेवलपमेंट के हिट होने के केस में गेम का रेवेन्यू आपकी मूवी के रेवेन्यू से 10 टाइम्स ज्यादा है, शायद मैं इससे भी कम कह रहा हूं, ठीक है। तो अब जो इन्वेस्टमेंट है वो भी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में तो अभी दोनों चीजें स्ट्रगल कर रही हैं, मूवी प्रोडक्शन भी स्ट्रगल कर रही है और गेमिंग भी स्ट्रगल कर रही है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनली जाके देखेंगे तो ये एक फ्यूचर का बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है, ठीक है, जिसके अंदर लोग पैसा बना रहे हैं और जिसके अंदर लोग पैसा लगा रहे हैं। सो नेक्स्ट इज कि गेम डिजाइन अब आर्ट है या इंजीनियरिंग है। अगर आप थोड़ा सा क्रिटिकली देखें तो हम मोस्टली जो इंडस्ट्री के अंदर लोग बैठे होते हैं वो कंप्यूटर साइंसेज के बैकग्राउंड से आए होते हैं, और उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर सारी चीजें हो रही होती हैं, ठीक है। और जो आर्ट वाले हैं वो प्योरली आर्ट लाइन पे हैं और इंजीनियरिंग वाले प्योरली इंजीनियरिंग लाइन के ऊपर हैं। बट द क्वेश्चन इज, गेम डिजाइन क्या है? क्या ये आर्ट है, ये साइंस है? और इसका जवाब है गेम डिजाइनिंग इज क्राफ्ट। क्योंकि क्राफ्ट एक, अगर क्राफ्ट को थोड़ा सा अगर आप जानते हैं तो क्राफ्ट एक ऐसा काम होता है जिसके अंदर आप बाय हैंड इन्वॉल्व होता है। आप अपनी मर्जी से एक नई चीज को क्रिएट करते हैं, और ये जो क्राफ्ट की क्रिएटिविटी है ये बेसिकली साइंस और आर्ट का मर्जर होता है। आपको राइट साइड पे जो इमेज दिख रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा जरा गौर से देखें तो ये जो सेटेलाइट आपको राइट साइड पे दिख रहा है और लेफ्ट साइड पे एक जो पेपर इमेज दिख रहा है, ये ओरिगेमी है, जो कि यू नो दैट के पेपर से कोई भी सॉरी, पेपर से कोई भी चीज को क्रिएट करना इज कॉल्ड ओरिगेमी।
और ये सेम वही तरीका और ये सेम वही पैटर्न यूज किया गया है आपके जो सैटेलाइट्स हैं उनके अंदर सोलर पैनल्स को अनफोल्ड करने के लिए। ठीक है, तो जो बेसिकली ये जिस काम को देखने के लिए और सीखने के लिए अभी आप बैठे हैं वो बेसिकली क्राफ्ट है। सो आपको अपने अंदर का आर्टिस्ट भी जगाना पड़ेगा और आपको अपने अंदर का साइंटिस्ट भी जगाना पड़ेगा। ठीक है, तो तब उस केस के अंदर आप एक अच्छे गेम डिजाइनर बन सकते हैं। अगर हमें आज मौका मिला तो आज हम एक गेम डिजाइनर की डाइसेक्शन भी करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद टाइम हमें नहीं मिलेगा। अच्छा, अब जब हम गेम डिजाइन की बात करते हैं तो सबसे कॉमन गेम डिजाइन की जो अप्रोच है दैट इज कॉल्ड प्लेयर सेंट्रिक अप्रोच। ये प्लेयर सेंट्रिक अप्रोच क्या है? ये प्लेयर सेंट्रिक अप्रोच ये है कि जो गेम डिजाइनर है, गेम डिजाइनर प्लेयर सेंट्रिक अप्रोच में अपने आप को एक प्लेयर की जगह पे रखता है। ठीक है, और जब और उसके दो मकासद होते हैं प्लेयर सेंट्रिक अप्रोच में, और वो दोनों मकासद ये हैं कि आप रिप्रेजेंटेटिव प्लेयर जो है उसको आप इंटरटेन करें। सेकेंडली, रिप्रेजेंटेटिव प्लेयर को आप एम्पैथाइज करें। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि मुझे एक गेम डिजाइन करना है और जो गेम का टारगेट ऑडियंस है वो बॉयज की गेम्स हैं, और जो बॉयज का एज ग्रुप है वो मैं कहता हूं दैट इज बिटवीन 20 to 25। एज अ गेम डिजाइनर हाउ वी कैन डू दिस? द द फर्स्ट थिंग कि हमें उसका जो टारगेट ऑडियंस है उसको जहन के अंदर लाना है। एक पूरा कोर मॉड्यूल है जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा, जिसको हम प्लेयर साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। ट्रेनिंग के अंदर ये पूरा एक मॉड्यूल है जिसके अंदर हम ये समझेंगे कि प्लेयर का एक्चुअली साइकोलॉजी क्या है, और प्लेयर की साइकोलॉजी को देखते हुए हम टारगेट करते हैं कि उसको इंटरटेन कैसे करना है। ठीक है, तो अगर सपोज अभी जो मेरे टारगेट ऑडियंस है उसका एज ग्रुप एक छोटे टोडलर के एज ग्रुप से अलग है या एक सीनियर सिटीजन के एज ग्रुप से अलग है, तो उनकी डिमांड और उनकी विश और उनके इमोशंस और उनका माइंडसेट एक दूसरे ग्रुप से फर्क है। तो प्लेयर साइकोलॉजी के अंदर ये सारी चीजों के ऊपर बड़ी डिटेल से अंडरस्टैंडिंग होती है कि किस एज ग्रुप के लिए क्या क्रिएट करना है जो कि उनको फैसिनेट करे। सेकेंडली, हम अपने जो अपना प्लेयर है उसको एम्पैथाइज करते हैं। यहाँ पे एम्पैथाइज का जो वर्ड है दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सिंपैथाइज की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे एम्पैथाइज की बात की जा रही। एम्पैथाइज क्या होता है? हम सपोज अगर मैं सिंपैथाइज करने की बात करूं, किसी का कोई नुकसान हो गया तो मैं कहता हूँ ओहो जी मुझे बड़ा अफसोस है कि आपका ये नुकसान हो गया है, और जी अल्लाह ताला आपके ये नुकसान पूरे करें, और वो आपके, तो आप सिंपल उसको सिंपैथाइज कर रहे हैं। एम्पैथाइज ये है कि आप उसके दर्द और उस इमोशन को महसूस करें जिसके अंदर एग्जैक्टली वही है। एंड ट्रस्ट मी, शायद अगर आपके अंदर वो तमाम लोग जो बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, इसका मतलब है कि उनकी एम्पैथाइज करने की सलाहियत ज्यादा है। ऐसे लोग बेचारे मूवी देख रहे होते हैं तो हीरो को गोली लगती है तो दर्द उनके दिल में आके हो रही होती है। ठीक है, जो गर्लफ्रेंड है वो हीरो की गई होती है और जो है ना इधर टेक्सटिंग की तरफ से जा रहा होता है। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो इम्पैथाइज करने की सलाहियत रखते हैं क्योंकि वो दूसरे बंदे का दर्द को ज्यादा बेहतर महसूस कर। सो गेम डिजाइनर के लिए ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि वो अपने टारगेट जो प्लेयर है जिसके लिए गेम बना रहा है उसको टारगेट करे, और इसी चीज को हम कहते हैं प्लेयर सेंट्रिक अप्रोच। ठीक है, और इसी चीज को ओवर बाइस ना होने से बचाने के लिए ये तीन नीचे की दो लाइनें हैं। डोंट फॉरगेट, आप खुद प्लेयर या अपोनेंट नहीं हैं। आप अपने आप को खुश करने के लिए गेम नहीं बना रहे, आप किसी रिप्रेजेंटेटिव टारगेट के लिए गेम को बना रहे। ठीक है, तो ये जो एस्पेक्ट है, जो प्लेयर सेंट्रिक अप्रोच है, इसके अंदर गेम के हिट होने के चांसेस ज्यादा है।
उसकी रीजन ये है कि जब आप गेम बनाते हैं तो आप रैंडम गेम बना रहे होते हैं, अच्छा जी ये ऐसा कर दो, ये वैसा कर दो, इसमें ऐसा करेक्टर बना दो, ऐसा वैसा करेक्टर बना दो, और आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको टारगेट ही नहीं कर रहे। तो इसी वजह से गेम के फ्लॉप होने के, पिटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो फिर प्लीज मुझे बताइएगा कि हमारे पास कितना टाइम बाकी है। अभी 10 मिनट और हैं, लास्ट 20 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर। ओके। ओके, थैंक यू। अच्छा, ये जो अभी हमने प्लेयर सेंट्रिक एस्पेक्ट देखा है वो सिर्फ एक एस्पेक्ट था, लेकिन ये जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं ये और बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो कि आप गेम को बनाने से पहले इनिशियल मोटिवेशन लेते हैं। ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा क्राइसिस है, और जिस ट्रेंड का सबसे वर्स्ट वर्जन हम लोग यूज करते हैं, दैट इज मार्केट ड्रिवन गेम्स। और हम लोग क्या करते हैं, एक गेम अच्छा प्ले स्टोर पे चढ़ता है, उसी का जिस दिन चढ़ता है ना, उससे अगले दिन ही प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी टीम को पकड़ता है और कहता है कि भाई इसका छापा लगा दो, इसके डाउनलोड्स बढ़ गए। एंड दिस इज द सेम थिंग दैट वी आर डूइंग। ठीक है। और ये मार्केट ड्रिवन गेम्स भी एक्चुअली इस तरह से नहीं होता। मार्केट ड्रिवन में भी आप माइंडसेट गेज करते हो और ट्रेंडिंग गेज करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आज के दौर के अंदर एक पबजी चल रहा है तो एक मार्केट ड्रिवन ट्रेंड मुझे पता है कि लोगों का मार्केट ट्रेंड अब किस तरफ जा रहा है। ठीक है। या जो गर्ल गेम्स हैं उसके अंदर ट्रेंड किस तरह, क्या वो मेक ओवर की तरफ जा रहे हैं, क्या वो कुकिंग की तरफ जा रहे हैं, किस तरह। तो हमें मार्केट ड्रिवन ये होता है, लेकिन हम जिसको मार्केट ड्रिवन कहते हैं वो इस कॉन्सेप्ट का भी आप ये समझें कि लोएस्ट फॉर्मेट है। और बाकी चीजें जो हैं, आप समटाइम आर्ट की बेस के ऊपर डिजाइन होता है, समटाइम टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिजाइन होता है, समटाइम आप किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए गेम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं मैं एक्सबॉक्स के लिए बना रहा हूँ, या मैं प्ले स्टोर के लिए बना रहा हूँ, या आईओएस के लिए बना रहा हूँ। ठीक है। तो या इसी तरह से और बहुत सारे, या आप कहते हैं गेमिंग के अंदर आप कैच ऐप को टारगेट करते हैं, तो आप जिस भी चीज को टारगेट करते हैं उसको देखते हुए उसका रेलिवेंट गेम बना देते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है गेम्स क्रिएट करने का। और ये जो सेकंड टाइप है डिजाइनर ड्रिवन गेम्स, ये वो लेवल है जब एक डिजाइनर चीता हो जाता है। जब लोग कहते हैं कि जिस तरह से एक मूवी प्रोड्यूसर्स वायरल हो जाते हैं ना, कि अच्छा यार इस बंदे ने मूवी बनाई है तो ये हिट ही होगी। एंड दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट दैट अप्लाइज अंडर डिजाइनर ड्रिवन गेम्स। ठीक है। इसमें भी यही होता है, क्योंकि प्लेयर को पता है कि यार मैंने इस बंदे का गेम खेला था और उसके अंदर ये तमाम एस्पेक्ट थे, तो लोग प्रेफर करते हैं। तो ये कुछ और मोटिवेशंस हैं जिनको यूज करते हुए जो गेम्स हैं इनके ऊपर जो प्रोडक्शन है या डेवलपमेंट है की जाती है, या गेम डिजाइनर उनको क्रिएट करता है। अब आपके सामने मैं कुछ वीडियो गेम्स के कंपोनेंट रखने लगा हूँ। ये वो तमाम कंपोनेंट नहीं हैं, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं। मैं आपके सामने सिर्फ 3 कंपोनेंट डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो साउंड्स हैं, आपके पास आर्ट है, आपके पास कोर मैकेनिक्स हैं, आपके पास करेक्टर डिजाइनिंग है, आपके पास रूल डेवलपमेंट है। ये तमाम जो है ये आपके गेम्स के हिस्से हैं। ठीक है, की कंपोनेंट्स है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ जो सबसे कोर 3 है उनके ऊपर बात करूंगा। द वेरी फर्स्ट वन इज गेम कॉन्सेप्ट। और ये वो क्राइसिस है जो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। एंड आई बिलीव कि अगर हम इस साइड को थोड़ा सा ग्रूम करें तो अगले कुछ सालों के अंदर हो सकता है कि हमारे गेम भी ऐसा ही हो जैसे कोई पबजी के लेवल का कोई गेम चल रहा है। ठीक है। एंड आई बिलीव यू पीपल कैन डू दिस। ठीक है। ये कोई इतनी बड़ी मेरा नहीं ख्याल साइंस है, क्योंकि ये जिस ट्रेनिंग के अंदर हम जाने वाले हैं इसके अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको प्रॉपर रेफरेंस मटेरियल के साथ अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स आपको चीज़ें नजर आएंगी, लेंगी। ठीक है। जो सबसे पहली चीज़ है डेट इज कोर आइडिया, गेम आइडिया, कि कहाँ से कहानी शुरू करनी है। फिर उस कहानी को, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे एक ऐसा गेम बनाना है जिसके अंदर प्रोजेक्टाइल इन्वॉल्व हो, या मैं कहता हूँ मुझे एक ऐसा गेम बनाना है, मुझे एक ऐसा गेम बनाना है जिसके अंदर ये पेंसिल इन्वॉल्व हो। ठीक है। तो
उस पेंसिल को यूज करते हुए कैसे मैं एक पूरा गेम डिजाइन क्रिएट करूं, ये सबसे टफेस्ट जॉब है। क्योंकि अगर ये पार्ट निकल जाता है तो बाकी चीजें आपके पास करनी इतनी मुश्किल नहीं होती, और बाकी चीजें भी आप इजीली मैनेज करते जाते हैं। फिर आप ये डिसाइड करते हैं, अच्छा प्लेयर आ गया तो प्लेयर का रोल क्या होगा, फिर उस रोल की बेस के ऊपर देखते हुए आप डिसाइड करते हैं और कि स्टोरी क्या होगी, फिर रूल्स क्या होंगे, एंड द प्रोसेस गोज ऑन। ये पूरा एक मॉड्यूल है जिसके ऊपर हम बात करेंगे ड्यूरिंग ट्रेनिंग, कि ये कैसे आइडिया जनरेट करना है और कैसे उसको गेम के अंदर फाइनल प्रोडक्ट के अंदर हम उसको कन्वर्ट करेंगे। देन कोर मैकेनिक्स हैं। कोर मैकेनिक्स के अंदर आपके चैलेंजेस क्या होंगे, एक्शंस क्या होंगी, चैलेंजेस क्या हैं, एक्शंस क्या हैं, प्लेयर उसको किस तरह से अफेक्ट होता है, ठीक है, बीच में रिलेशंस क्या हैं, एंटिटीज क्या हैं, ठीक है, एंटिटी टाइप्स क्या हैं, ये तमाम डिटेल्स हैं जो कि हम कोर मैकेनिक्स में देखते हैं। उसके बाद इंटरनल इकोनॉमी को देखते हैं। अगर आप मोनोपोली आपने खेला है या फीफा या कोई भी गेम आपने खेला है तो यू मस्ट हैव नोटिस के बीच में एक वर्चुअल करेंसी ऊपर और नीचे जाती है, ठीक है। दैट वर्चुअल करेंसी इज इंटरनल रिसोर्सेज, ठीक है, जो कि गेम के अंदर यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीजें कोर मैकेनिक्स के अंदर हम डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, उनको लिखते हैं और उनको फाइन ट्यून करते हैं। तो ये पूरा एक और मॉड्यूल है जो कि ट्रेनिंग के अंदर हम कवर करेंगे। देन यूजर इंटरफेस, कि जो पूरा गेम है, गेम का यूजर इंटरफेस क्या होगा। उस यूजर इंटरफेस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और वो दो पार्ट्स हैं गेम प्ले मोड्स एंड शेल मेन्यूज, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये गेम प्ले मोड्स क्या हैं। और अच्छा, अब जो यूजर इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस इज बेसिकली अ गेटवे। जस्ट इमेजिन यू आर अ प्लेयर, तो ये एक जो प्लेयर है ये खेलने वाली एक साइड है, दूसरी तरफ आपकी एक छोटी सी विंडो है जिसको सपोज मैं कहता हूं स्क्रीन। जस्ट जस्ट टू एक्सप्लेन, मैं आपके साथ ये एग्जांपल दे रहा हूं। या आप इसको ऐसे समझ लें कि आप अपने घर में खड़े हैं, आप अपने कमरे में, और उस कमरे के अंदर खिड़की है और उस खिड़की के बाहर आप देख रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन आपको बाहर की दुनिया का सिर्फ वही दिखेगा जो इस खिड़की या उस गेटवे या उस इंटरफेस में से अंदर आएगा, ठीक है। तो ये जो इंटरफेस, और अगर आप थोड़ा सा बाहर देखें तो शायद आपको तो दुनिया एक छोटी सी नजर आ रही होगी, लेकिन अगर आप रियलिटी में देखें तो उस विंडो के दूसरी तरफ तो पूरी की पूरी यूनिवर्स है। इसी यही कॉन्सेप्ट आपका इंटरफेस का है, कि इंटरफेस के अंदर यूजर किस तरह से, मैं इस पिक्चर को आप देखें आपको फौरन आइडिया हो जाएगा कि एक जो प्लेयर है वो आउटपुट लेता है आपकी स्क्रीन से, आपके साउंड से, आपके वाइब्रेटिंग गैजेट से, ठीक है। तो इन चीजों के थ्रू एक सिस्टम से आउटपुट जनरेट हो रहा है। आप अपने सिस्टम को इंटरफेस के थ्रू ही अपनी गेम के सपोज जो बटन्स हैं, साउंड है, जो जॉयस्टिक है, इनके थ्रू आप उसके जो सिस्टम में इनपुट दे रहे हैं। ये जो डॉटेड आपको बॉक्स नजर आ रहा है ये आपके सिस्टम का इंटरफेस है ये, और उसके बैक एंड पे आपको कोर मैकेनिक्स मिलेंगी जो कि इसके फ्रंट एंड को बनाता है। आप एक इनपुट देते हैं, ठीक है, उससे एक एक्शन ट्रिगर होता है, एक्शन से कोर मैकेनिक्स अफेक्ट होती है, एक्शन कोर मैकेनिक्स नया चैलेंज लॉन्च करती है। फॉर एग्जांपल आप टेम्पल रन में भागते जा रहे हैं, ठीक है, तो अचानक से आगे एक कोई भी हर्डल क्रिएट होगी, ठीक है, चाहे वो कोई मॉन्स्टर है, चाहे वो गैप है, चाहे आग है, इट कुड बी एनीथिंग, बट दैट चैलेंज इज क्रिएटेड बाय कोर मैकेनिक्स, ठीक है। और फिर वो कोर मैकेनिक्स एक पर्टिकुलर कैमरा पर्सपेक्टिव लेती है। वो 2D है, चाहे वो 3D है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन है, वो कुछ भी है, उसका कैमरा पर्सपेक्टिव लिया जाता है। और वो कैमरा पर्सपेक्टिव ही वो विंडो है जिसके बारे में बात मैं कर रहा था, कि प्लेयर इस विंडो को देखता है और गेज करता है कि किधर
क्या, कैसे, किस तरह से चीजें हो रही, और ये तमाम चीजें करना गेम डिजाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। अब दो चीजें हैं। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, वी हैव 40 minutes, मतलब हमारे 40 मिनट पूरे हो गए हैं, वी हैव ओनली 5 minutes लेफ्ट, अभी कंप्लीट हो जाएगी, जो क्वेश्चन भी हैं कुछ स्टूडेंट्स वो भी अगर आंसर हो जाए प्लीज। ओके, ओके। मैं 5 मिनट और लेता हूँ इसको। कुछ और पार्ट्स हैं जिनको मैं कंप्लीट कर लूँ और फिर मैं सीधा जो ट्रेनिंग की डिटेल्स हैं उनके ऊपर मैं आता हूँ। ओके। सो थोड़ा सा स्पीड अप कर लेते हैं। तो जितना भी आपके पास गेम स्ट्रक्चर है, वी कॉल इट, ये जो यूजर इंटरफेस है इसको गेम स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। यूजर इंटरफेस दो तरह का होता है। एक तो गेम प्ले मोड है जिसके अंदर पर्टिकुलरली प्लेयर गेम खेल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पिक्चर है पबजी की, ये एक गेम प्ले मोड है। जब आपका प्लेयर ने जंप किया और वो नीचे गिर रहा है, तो उसके ऊपर कुछ कंट्रोल और पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन गिवन है। बट लेकिन जैसे ये जमीन पे लैंड किया तो कंट्रोल भी चेंज हो गए, इंफॉर्मेशन भी चेंज हो गई। ठीक है। सर्कमस्टेंसेस भी चेंज हो गए, चैलेंजेस भी चेंज, तो ये एक अलग मोड है। ठीक है। तो इस चीज को हम गेम प्ले मोड बोलते हैं। तो इसी तरह अगर यही पबजी के अंदर आप गाड़ी चलाने का मोड देखोगे तो वो तीसरा मोड है। अगर आप स्नाइपर ओपन करते हो तो वो चौथा मोड है। अगर आप पानी के अंदर जाके स्विमिंग करते हो तो वो पांचवा मोड है। इसी तरह गेम डिजाइनर मोड को सिलेक्ट करता है कि एक गेम कितने मोड के ऊपर कंसिस्ट करेगी। सेकंड, गेम के अंदर शेल मेन्यूज और स्क्रीन होते हैं। आपकी स्प्लैश से लेकर गेम प्ले मोड्स ये निकाल दें तो बाकी जितनी स्क्रीन हैं वो तमाम शेल मेन्यूज हैं। ठीक है। तो शेल मेन्यूज और गेम प्ले मोड के कॉम्बिनेशन से पूरे का पूरा आपके पास क्या क्रिएट होता है, यूजर इंटरफेस क्रिएट होता है पूरे गेम का। ठीक है। अब इसको इस पार्ट को स्किप करते हैं। ठीक है, टीम्स के ऊपर बात करते हैं। ओके। सो जो गेम डिजाइनर है, गेम डिजाइनर सिर्फ एक रोल नहीं है, गेम डिजाइनर के अंदर भी ये इतनी सारी स्पेशलाइजेशंस होती हैं। ठीक है। और उसके अंदर आपका लीड डिजाइनर है, आपका गेम डिजाइनर है, मैकेनिक्स डिजाइनर है। जस्ट इमेजिन इफ यू आर आस्क्ड टू क्रिएट अ गेम लाइक पबजी, डू यू थिंक यू कैन क्रिएट द होल गेम विद इन गिवन टाइम? सपोज मैं आपको कहता हूँ आप 3 महीने लें, आप गेम डिजाइन करें, फिर भी वो मुश्किल है क्योंकि वो बहुत बड़ा वर्ड है। खाली उसका जो वर्ड डिजाइन है, जो जो टेरेन है पूरे गेम का, उसके लिए अलग एक गेम डिजाइनर होगा जो कि उसका इंटरफेस और जो सारा सराउंडिंग है उसको डिजाइन करेगा। उसकी इकोनॉमी के लिए अलग बंदा चाहिए, उसके मैकेनिक्स के लिए अलग चाहिए, उसके आर्ट के लिए अलग चाहिए, उसके ऑडियो के लिए अलग चाहिए। ठीक है। तो ये तमाम डिफरेंट रोल्स जो हैं वो आपकी गेम डिजाइनिंग के अंदर होते हैं। एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हम लाजमी सीखेंगे इस सारे प्रोसेस के अंदर, वो डॉक्यूमेंटेशन है जिसको हम गेम डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। उसमें 6-7 तरह की डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन होती हैं। इंशाल्लाह ये पूरा एक मॉड्यूल है जिसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हर ये जो रोल आपको दिख रहा है उसको अलग कस्टमाइज्ड डाटा चाहिए होता है। एक डॉक्यूमेंट होता है गेम कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंट, जीसीडी हम उसको कहते हैं। जीसीडी इज द शॉर्टेस्ट वर्जन जो कि आपके पूरे गेम की बेसिक इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है। आप इसके ऊपर थोड़ी सी गूगल करेंगे, R&D करेंगे, यू कैन फाइंड इट इजीली। ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंटेशन है इनके ऊपर डिटेल के ऊपर बात होगी, इनके ऊपर डिस्कशन होगी कि कितनी तरह की डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, क्या होती हैं और किस तरह से होती हैं। दिस वन इज इम्पोर्टेंट। अब में से जितने लोग गेम डिजाइनर के तौर पे आए हैं और दे वांट टू बी अ गेम डिजाइनर, they have to keep few things in their mind. The first thing, you have to be imaginative. आपकी इमेजिनेशन स्किल्स होनी चाहिए, बिकॉज जैसे कि हमने देखा, दिस इज क्राफ्ट, दिस इज नॉट प्योरली साइंस एंड समथिंग एल्स, दिस इज क्राफ्ट। सो यू हैव टू क्रिएट समथिंग। जस्ट इमेजिन यू आर जेम्स कैमरॉन, और आप जस्ट इमेजिन कि आप शायद अवतार मूवी की सारा डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन कि उसके अंदर कितनी ज्यादा क्रिएटिव स्किल्स यूज हुई हैं।
सेकंड, टेक्निकल अवेयरनेस, बहुत ज़्यादा नहीं तो बेसिक होना चाहिए। आपने ये कहा कि मैं एक ऐसा गेम बनाऊंगा जिसके अंदर सपोज लेट्स से टेलीपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट है या स्विमिंग है या कुछ है। आपको पता लगता है कि जी मैंने ये गेम डिज़ाइन तो बना दिया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टेक्निकल लीड था उसने बोला भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ये क्या बनाने को कह रहे हो। सो यू हैव टू बी टेक्निकली अवेयर, एंड विद पैसेज ऑफ टाइम आपकी ये सारी स्किल्स इंप्रूव करती हैं। आपका एनालिटिकल कॉम्पिटेंसी इंपॉर्टेंट है, आपकी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी बेसिक लेवल की चाहिए, आपकी विजुअल अट्रैक्टिवनेस होने के लिए एस्थेटिक चाहिए, आपका नॉलेज चाहिए। जब आप स्टोरी बेस्ड जॉनरा के ऊपर काम कर रहे होगे, गेम्स क्रिएट कर रहे होगे, तो आपको बहुत सारा रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है। एक गेम था, मैं भूल गया हूँ, जिसके अंदर असेसिन्स क्रीड, उसके अंदर एक टोटल एक कल्चर है, उसके पीछे एक हिस्टोरिकल ट्रिगर यूज किया गया है, हिस्टोरिकल मोटिवेशन यूज किया गया है। सो आपको ये सारी चीजें कुछ हद तक अपना जो सब्जेक्ट होगा या जो आपका टारगेट गेम डिजाइन होगा उसको टारगेट करना पड़ेगा। आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि गेम डिजाइन हमेशा गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट्स पे एंड होता है। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप दिमाग में तो बड़ा खूबसूरत गेम बना लेंगे, लेकिन पेपर पे कौन लेके आएगा। उसकी ड्राइंग सिमिलरली बेसिक ड्राइंग स्किल्स चाहिए। आपने गेम डिजाइनर सोच लिया कि यार इसका ये कैमरा पर्सपेक्टिव होगा, लेकिन वो आप कैमरा पर्सपेक्टिव आपने आउट ऑफ द वर्ड एक चीज क्रिएट कर ली, लेकिन उसको आप पेपर पे नहीं डंप कर पाए, तो वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो ये और कंप्रोमाइज, एबिलिटी टू कंप्रोमाइज, दिस वन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको चीज़ों को बैलेंस करना होता है। तो आपको समटाइम एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ पे कंप्रोमाइज करना होता है। तो ये जो डिज़ाइनर है ये एक फुल टाइम जॉब है। एंड मैं आपको सिर्फ एक बात ये कहूँ कि आप अपनी गेम डिज़ाइनर स्किल्स इंप्रूव कर लें, एक अच्छे गेम डिज़ाइनर बन जाएं। आई बेट यू कि आप अपनी और पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगी बदल जाएंगे।